फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलो। मेनली इस चैप्टर में हम लोग डायमेंशन ही पढ़ते हैं वैसे। तो इस चैप्टर में हमको देखना क्या क्या है, इसमें हमको देखना है यूनिट क्या होता है, यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग चीज़ों का, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो अलग अलग चीज़ों का, और फिर कुछ मेज़रमेंट के तरीके हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो उसको हम लोग नहीं देखते हुए सीधा एरर पे जाएंगे और एरर समझेंगे, एरर कैसे निकालते हैं, क्या होता है और कैसे अलग अलग टाइप के एरर्स निकाले जा सकते हैं, और टाइप्स भी देख लेंगे थोड़ा सा कि भाई एरर क्यों आता है, कैसे कैसे आता है। ठीक, तो ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 सवाल तो आ ही जाते हैं, हर साल 2 सवाल फिक्स है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 8 नंबर की गारंटी वाला चैप्टर है ये, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमको मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको अलग अलग चीज़ों को मेज़र करना था। पुराने ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो धीरे धीरे उसको स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 1 मीटर कपड़ा दो तो 1 मीटर एक फिक्स होना चाहिए, हमको ज़रूरत थी इस चीज़ की। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। जो भी नेचर में है ना अलग अलग बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हम लोग कई सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे डिस्टेंस मेज़र करते हो, टाइम मेज़र करते हो, मास मेज़र कर सकते हो। फिर उसके बाद ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन इनडायरेक्टली भी मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड मेज़र कैसे करते हो, स्पीड ऐसे नापते नहीं है, स्पीड के लिए हम लोग डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं स्पीड होता है। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है, तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। एक हो सकता है कौन सा, फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन सा है, जो सबसे बेसिक है, मतलब उससे रिलेशन किसी और का नहीं है। जैसे मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर होता है। कोई दूसरे तरीके से डिस्टेंस ला रहे हो ना, तो वो एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं आ रहा है, वो दूसरे मेथड से आ रहा है। जैसे मान लो आप बोलोगे सर मैं तो डिस्टेंस मेजर कर लूँगा दूसरे तरीके से, मैं वेलोसिटी मेजर करूंगा, मैं टाइम निकालूंगा और वेलोसिटी इंटू टाइम बोलूंगा डिस्टेंस है। बट बेटा ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो वेलोसिटी मेजर ही ऐसे होती है कि आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो, तो पहले मेजरमेंट डिस्टेंस का होगा। तो वो चीज़ें जो कि हम लोग इंडिपेंडेंट ट्रीट कर सकते हैं बाकी किसी चीज़ से, उनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आई बात। तो सबसे पहला क्या रहेगा इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। अब फंडामेंटल के बाद देखो हमारे पास फंडामेंटल में ना 7 क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया 5 हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6, और टेम्परेचर। तो ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। इनको हम लोग एक फंडामेंटल मानते हैं, और इन्हीं 7 का यूज़ करके ना आप जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स है, जो भी मिल सकता है सबको डिराइव कर सकते हो। तो एक हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा हो जाएगा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसी होती हैं, तो ये डिपेंड करती हैं, मतलब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करूंगा, मान लो ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करूंगा और मुझे डिराइव्ड यूनिट मिलेगा या डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कोई चीज़ आप मेज़र करते हो ना, कोई भी चीज़ मेज़र करते हो, मेज़रमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी चीज़ मेज़र करते हो तो आप जैसे मान लो आपने मिल्क ही मेज़र किया, दूध, तो आप क्या बोलते हो 2 लीटर, तो आप एक उसको नंबर देते हो, एक क्वांटिटी है मान लो, उस क्वांटिटी को आप एक नंबर देते हो और साथ में उसका यूनिट भी बताते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg में कितना होता है भाई 1000 ग्राम। तो ये 1 kg क्या है, एक नंबर है, और इसका यूनिट कौन सा है kg, और दूसरा क्या है हमारे पास N2 जो कि 1000 है, और इसका यूनिट क्या है ग्राम। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो
कि ये N1 छोटा है वैल्यू में कंपेयर टू N2, तो उसका जो यूनिट है ये U1 kg ये बड़ा है उसके कंपेरिजन। तो यहाँ देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूँ कि नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमेशा हमेशा ये चीज़ ट्रू है। अब देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ पता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब नंबर यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यूनिट बढ़ेगा अगर तो नंबर घटेगा, और अगर यूनिट घटेगा तो नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेजरिंग प्रोसेस है हमारा। तो यहीं से इस पे कभी कभी सवाल आ सकता है कि यूनिट को चेंज करो, तो तुम लोग करना जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं? देखो क्या क्या यूज़ करते हो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना। पहला हमारे पास होता था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं, किस चीज़ में मेजरमेंट होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारे पास जो है वो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। उसके अलावा हमारे पास होता है एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और लास्ट जो सिस्टम है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनिट्स। ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल सकते हो तुम लोग। तो ये जो ऐसा यूनिट है ना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड एडाप्टेड है, सब लोग इसी में यूज़ करते हैं। और हम लोग भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे कि हम अपने क्वांटिटीज़ को ना एक ही यूनिट में लें, और जनरली हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करते हैं पता है? क्योंकि ये जो ऐसा सिस्टम है ना, ये कोहेरेंट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? ये कोहेरेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी यूनिट्स हैं ना, वो सारे के सारे इसके फंडामेंटल सेट से डिफाइन किए जा सकते हैं बड़े आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। क्लियर? और इसके जो कन्वर्जन है ये भी सिंपल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो हमारे पास बेसिक यूनिट्स जो हैं 7, और उसके अलावा उन बेसिक को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स और होती हैं। तो मैं उनको बस डिफाइन करूंगा और आपको नाम और उसकी यूनिट बताते जाऊंगा, क्योंकि इतना ही हमारे पास समय भी है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सम बेसिक यूनिट्स, सम बेसिक एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स की बात करेंगे क्योंकि इसी को हमको यूज़ करना है हमेशा। तो सबसे पहला है मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है? इससे हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं। इसका स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्टैंडर्ड बनाया गया था कैसे कि पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड। 1 सेकेंड का 1/299,792,458 पार्ट में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, वो है 1 मीटर। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने का था ये। ठीक है, दूसरा जो ऐसा यूनिट है हमारा वो है केजी, किलोग्राम। ठीक है, इसको केजी में ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मैंने लिखा ही नहीं है उसको। ठीक, इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए हमने एक ना प्रोटोटाइप सिलेंडर प्लैटिनम इरिडियम का ये रखा हुआ है अपना, कहाँ पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि है पेरिस के पास में कोई जगह है सेवर्स नाम की, वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये एक सिलेंडर है, इसका मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्लैटिनम इरिडियम एलॉय जो है ना, इसका जो वेट होता है ना, ये इसके डायमीटर के इक्वल होता है। इसकी एक खासियत है। ठीक है, तो वो वेट चेंज नहीं होता है, जमानों से रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है। ठीक, इसके बाद हमने डिफाइन किया सेकंड को। सेकंड, ठीक, तो सेकंड क्या है कि ये भी ऐसा यूनिट है, ये टाइम मेज़र करने के लिए होता है। और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between 2 hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। बहुत ही भयंकर है, इस पे समझने की कोशिश भी मत करो, छोड़ दो। ठीक है, फोर्थ यूनिट हमारा है एम्पियर। एम्पियर किस लिए यूज़ होता है? एम्पियर जो है ये ऐसा यूनिट है करंट का। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम्पियर जब 12th पढ़ोगे, 12th वाला जो इलेक्ट्रो
करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चालू होगा ना तो वहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है केल्विन। केल्विन किस लिए यूज़ होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये चमक को बताने के लिए है कि कैंडेला में अगर मैंने बोला तो वो चीज़ कितनी चमक रखी हुई है। और लास्ट जो फंडामेंटल है वो है क्या? वो है मोल। मोल क्या बताता है? इट सेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा इन सातों के साथ हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो क्या है? पहला है हमारा रेडियन। ये क्या करने के लिए है? ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए है। जैसे थीटा एंगल है अगर अपना, तो क्या होता है पता है? वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये दिमाग में रखना है। ठीक, उसको अगर ऐसे समझना है तो ये देखो, ये है, अगर ये एंगल थीटा में बोला तो इसका रेडियस अगर आर है और ये एल है अगर, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? आर्क एल अपॉन रेडियस आर। और यहाँ पे जो थीटा आता है ना, ये रेडियन में आता है, ये डिग्री में नहीं आता है। और रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पहले ही देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद एक और होता है जो सेकंड पार्ट है, जो कि है स्ट्रेडियन। ठीक है, इसको हम लोग एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियन के लिए कुछ लोग रेड लिखते हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप उसको ऊपर सी भी लगा दो तो वो रेडियन ही होता है। ठीक है, स्ट्रेडियन क्या होता है पता है? ये ना सॉलिड एंगल बताता है। सॉलिड एंगल समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसी के लिए मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखो, अगर मैं इस लाइन को इसका एक्सिस मानूं और यहाँ पे मेरा एक एंगल हो, कैसा एंगल हो? अब देखो, ये वाला एंगल जो है ना, ये 2D बनता है। ये रेडियन वाला एंगल ये इस तरीके से बनता है, एक दो रे के बीच का एंगल है। लेकिन जो स्ट्रेडियन है ना, ये सॉलिड एंगल का मेजरमेंट है, सॉलिड एंगल मेजर करने का यूनिट है। तो सॉलिड एंगल क्या है? देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस से एक एंगल लूँ ऐसा, तो ये मेरा कौन सा मिलेगा? ये मुझे ऊपर अपना रेडियन वाला एंगल मिलेगा, प्लेन एंगल। लेकिन अगर मैं एंगल को ऐसे घुमा के लूँ, ये वाला, मतलब ये मैं ये छोटे से एरिया को, यहाँ के सरफेस एरिया को अगर मैं कवर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? वो मेरा एक सॉलिड एंगल होगा। एक एंगल बनेगा यहाँ पे इसके सेंटर पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो ऐसे गोल सा होगा, छोटा सा। समझ में आई बात? तो स्ट्रेडियन क्या होता है? ये सॉलिड एंगल होता है और ये 3D एंगल को बताता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है, इसको जनरली हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ओम का भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक, तो ये इतना हमारे पास था यूनिट्स। कौन सी? बेसिक ऐसा यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीधा आएंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे, जो हमको अच्छे से आना चाहिए, जिस पे सवाल बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करते हैं। अब हम लोग डायमेंशंस को पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग देखे हो 3D स्पेस में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता था तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। मतलब हमारे पास वहाँ पे 3 डायमेंशन होते थे, एक था एक्स डायमेंशन, एक था वाई डायमेंशन, एक था जेड डायमेंशन। उसी तरीके से अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो 7 ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना, यही वो 7 डायमेंशंस हैं। किसी भी यूनिट को देखो, वो इन्हीं का मिल के बना होता है ना यार। हम लोग अगर देखें एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये और ये है ना। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी यूनिट आप इमेजिन करो दुनिया की, वो सब यहीं से आई होगी, इसी का कोई कॉम्बिनेशन यूज हुआ होगा। तो इन सातों को ना हम लोग मान सकते हैं कि दे आर 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड इन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की दुनिया के ये 7 डायमेंशन हैं। तो जैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को देते थे, उसी तरीके से हम लोग इनको भी 7 वैल्यूज दे देंगे। जैसे एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटेशन था, तो यहाँ पे हम लोग हर एक का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो देखो, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ का देखते हैं, तो लेंथ के लिए हम लोग एल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है भाई। डायमेंशन ऑफ लेंथ के बाद देखो डायमेंशन ऑफ मास, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टाइम, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक,
इसके बाद हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं करंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 10th क्लास में तुम लोग देख के आए ना, आई क्या होता है, Q बाई टी, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये एम्पियर था, और एम्पियर तो क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है, तो आपको तो सेकंड तो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका मतलब कूलम को फंडामेंटल यूनिट बोलना चाहिए था ना। नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं, सोचो ना यार। चार्ज जो है वो बहुत छोटा है ना, और चार्ज को मेज़र करना भी तो पॉसिबल नहीं आसानी से, लेकिन करंट को तो मेज़र कर सकते हो ना एमीटर लगा के। इसीलिए हम लोग करंट को अब ऐसा यूनिट लिए, बेस यूनिट लिए, कूलम को नहीं लिए, क्योंकि कूलम ऑलरेडी, कूलम को डिफाइन करना ही हम लोग देखेंगे क्लास 12th में जब जाएंगे, तो क्लास 12th का जब पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं, टेम्परेचर का यूनिट ही है ये। उसके बाद हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से मेज़र करते हैं, कैंडेला उसकी यूनिट है, और इसका यहाँ पे डायमेंशन भी वही है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र करने के लिए हम लोग मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ना ये बेस यूनिट्स है, इसका यूज़ करके किसी भी दुनिया की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। सोचो कैसे, बहुत आसान है। एकदम आसान वाले से शुरू करते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत बढ़िया, सबसे आसान वाला। लेंथ का डायमेंशन L, ब्रेथ का डायमेंशन L, क्या आएगा L स्क्वायर, ठीक है। फिर वॉल्यूम खुद देख के बता सकते हो ना भाई, L क्यूब, है ना। इसके अलावा देखो डेंसिटी, क्या होगा डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अच्छा, तो मास का क्या हो गया m, वॉल्यूम का क्या होगा L क्यूब, तो इसका क्या हो गया ml माइनस 3, ठीक है। ये सब का डायमेंशन निकाल रहे हो ना, ठीक, ये समझ में आ गया ना। तो अब मैं किसी भी चीज़ का दे दूँ, तुमको वेलोसिटी दे दूँ, एक्सेलरेशन दे दूँ, इस तरीके से मैं कुछ भी दे दूँ, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, किसी भी चीज़ का उठा लो, अगर तुमको उसका फॉर्मूला आता है ना तो तुम निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना फोर्स को बेसिक तरीके से डिराइव कर रहा हूँ, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो कि है क्या, देखो फोर्स को हम लोग लेते हैं, क्या होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसको और ब्रेक कर सकते हो, तो ये मास, ये नीचे एक टाइम आ गया था, और वेलोसिटी को करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, लेंथ होता है, और टाइम का t। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, mlt माइनस 2 डायमेंशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, मुझे एक क्वांटिटी मिली, उस क्वांटिटी को मैंने और छोटे में ब्रेक किया, और छोटे में ब्रेक किया, और लास्ट में मैं उसको किस में ले आया, मेरे जो फंडामेंटल्स थे। तो इसका मतलब मैं किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकता हूँ। मुझे बस क्या चाहिए, मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे मुझे उस चीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरफ लेके जाना है। समझ में आई बात। चलो, तो अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला सॉल्व करते हैं, जो इससे थोड़ा सा अलग हो। तो नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो ये है, कौन सा है, देखो ये फॉर्मूला पढ़े हो ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ मैंने आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ जी निकालना है, ट्राई करो। चलो देखो, जी को पहले ना ऐसे लिखने से पहले
इसके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लो और इस फॉर्मेट में ले आओ कि हमको सिर्फ g मिल जाए। तो g को क्या लिख सकते हैं, देखो g को लिख सकते हैं f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, और इसका हमको चाहिए डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन, m1 का डायमेंशन और m2 का डायमेंशन। तो फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, रेडियस क्या है भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है आर एल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है मास इंटू मास। तो क्या मिल गया, देखो ऊपर है एम एल क्यूब टी माइनस 2 और नीचे है m स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस 1। तो इस तरीके से हम g का डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल है ना, किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालना तो बहुत ही आसान काम है, एकदम चुटकियाँ बजा सकते हो और निकाल सकते हो। एक और देखोगे, अब देखो एक ना ये कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ जो बोलता है कि k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ना मैं दो फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं दोनों को डिराइव करना चाहता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक साइड में मैं बोल रहा हूँ आप मुझे k का डायमेंशन बताओ और दूसरे साइड में मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन ऑफ k यहाँ पे सवाल है और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सवाल है। तो ये वाला तो निकाल सकते हो ना, लेकिन q क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा वही सोचने का चीज़ था। तो ये k को क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ f आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई q1 q2। मेरे को बस यही बताना था कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा। चार्ज क्या होता है, देखो करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम, q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो i का यूनिट a और टाइम का t। तो q1 की जगह पे भी at यूज़ करोगे, q2 में भी at यूज़ करोगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट को लिखना है तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, फोर्स नीचे जाएगा। तो क्या होगा q1 q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालना है हमको, ठीक है। तो q1 का डायमेंशन at, q2 का at डिवाइडेड बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का mlt माइनस 2 और इसका एल स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई, देखो m माइनस 1 l माइनस 3 a स्क्वायर t4, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ देखो ये जो k आया होगा ना, k और एप्सिलॉन नॉट दोनों का डायमेंशन अपोजिट आएगा, इनवर्स आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट नीचे है और ये k ऊपर है। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस देखे, डायमेंशन निकालना देखे, अलग अलग चीज़ों का डायमेंशन निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का मैं बोलूँ तो। लेकिन ये क्यों कर रहे थे, इसका यूज़ भी तो जानना चाहिए ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, यूजेस। तो यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है पता है, सबसे पहला है टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कोई भी, वो सही है कि नहीं है। अगर फॉर्मूला सही होगा तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे इसमें जब डिटेल में बताऊंगा तो पूरी चीज़ें समझाता हूँ। सेकेंड जो इसका यूज़ है वो है टू डिराइव रिलेशन। मतलब इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे और कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो होगी, वो बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी। तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग उसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। मतलब यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। बट इसका सवाल नीट नहीं पूछता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है ना, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सिर्फ ये 2 चीज़ें देखेंगे। क्या क्या, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना और रिलेशन डिराइव करना। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ, चलो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक।
इसका एक काम करो ना, हर एक चीज़ का डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ यूटी, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। निकाल सकते हो? निकालो। देखो एस का तो एल आएगा, सोचना ही नहीं है। यूटी का भी एल आ रहा है क्या? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस वन। टाइम का क्या है? टी, मल्टीप्लाई होगा टी माइनस वन, वन, खत्म। क्या बचेगा? एल। और हाफ ए टी स्क्वायर का भी एल मिलेगा। तो ये देखो जितने भी चीज़ें यहाँ पे सम, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही हैं, एक और ले लो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे भी निकालो भाई, वी स्क्वायर का निकालो, यू स्क्वायर का निकालो और 2as का निकालो। v का क्या होता है? वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट l है और टाइम t है, तो lt माइनस वन हो गया और उसका स्क्वायर क्या हो गया? l स्क्वायर t माइनस टू। तो यहाँ भी तो सेम आएगा ना, l स्क्वायर t माइनस टू। अब देखो 2 तो बाहर गया, भाड़ में जाए, क्या जरूरत है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt माइनस टू और टाइम का क्या होता है? t। तो क्या बचेगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? lt माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? l। तो हम लोग क्या लिखेंगे? l स्क्वायर t माइनस टू। इसका मतलब क्या है यार? ये जो रिलेशंस थे ये दोनों तो हमारे बहुत बेसिक वाले रिलेशन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको हम लोग क्या किए, जितने भी टर्म्स यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी मैंने वैल्यू निकाली, मुझे इक्वल मिला। इसका मतलब क्या है ना कि दीज टू फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट और डायमेंशनली करेक्ट। अब यहीं से मैं एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को बताता हूँ, क्या बताता हूँ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है पता है? कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। जादू नहीं बोला मैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक भाई साहब के पास 4 सेव थे, किसी के पास 5 संतरे थे, तो सबको एक साथ रख के क्या बोलोगे? 9 संतरे कि 9 सेव? नहीं बोलोगे ना। साथ में रखोगे तो भी उनको अलग रखना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं जोड़ सकते। तभी जोड़ोगे जब वो चीजें सेम होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही बोलता है कि मैं सिर्फ सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। क्लियर? तो यहां भी वही हो रहा है, सारी चीजों का डायमेंशन सेम है ना, तभी ये फॉर्मूला सही है। अगर नहीं आता तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता। बट एक चीज और इसमें सीखनी है, एक चीज और, अगर मैं ये हाफ की जगह पे मान लो 7/8 लिख देता तो भी ये सही आता ना। डायमेंशन तो यही आता क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई लेना देना ही डायमेंशन में नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिट है भाई साहब, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं फॉर्मूला बता सकता है, बट कांस्टेंट की वैल्यू वो चेक नहीं कर पाएगा। और जब हम लोग यहाँ रिलेशन निकालेंगे ना, तो यहाँ भी हम लोग कांस्टेंट डिराइव नहीं कर पाएंगे, हम केवल क्वांटिटीज का रिलेशन बता पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो अब अगर इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें ना बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं एक दो। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे को याद है, या नहीं भी याद हो सकता है, कि सम इस टाइप से था, AV प्लस BV स्क्वायर, और आपको बोल दिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे V वेलोसिटी है, यहाँ पे V वेलोसिटी है, F क्या है यहाँ पे? फोर्स, और V क्या है? वेलोसिटी। तो देखो करना कुछ नहीं है इसमें, आपको फोर्स का डायमेंशन इक्वेट कर देना है AV के। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? MLT माइनस टू, और A का तो पता नहीं, V का पता है LT माइनस वन, V का पता है ना LT माइनस वन। तो अब ये LT माइनस वन को इस साइड पार्सल करोगे और A का डायमेंशन निकाल लोगे। LT माइनस वन को इस साइड पार्सल करो, देखो कितना आ रहा है? जगह ही नहीं थी मेरे पास। ये देखो A को ऐसा लिखें और राइट से इधर में हमारे पास क्या है? MLT माइनस टू
और नीचे क्या चला गया हमारा LT माइनस 1, तो ये L कटेगा, ये -1 एक पावर को खाएगा, यहाँ -1 बचेगा, हमको क्या मिलेगा MT माइनस 1। समझ में आई बात? तो ये सिंपल था। क्यों जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के लेफ्ट राइट जा रहा है ना, ऊपर नीचे थोड़ी ना ले गए हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर थोड़ी ले गए यार, इक्वल साइड के उस पार ले गए ना। इक्वल साइड के जब लेफ्ट राइट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है उसका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इंटू है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट करते हैं ना, तब ये वाला फॉर्मूला a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर माइनस m। बात समझ में आई? चलो, तो अब b का भी निकाल सकते हो इसी तरीके से बड़े आराम से। b का क्या लिखोगे भाई, तो देखो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bv स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, b का निकालना ही है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा lt माइनस 1 होता है ना, जब दोनों स्क्वायर हो जाएगा तो l स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करो, डायमेंशन ऑफ b निकाल लो आराम से, mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर t माइनस 2, तो एक l कटेगा, ये तो पूरा चले जाएगा, क्या मिलेगा भाई ml माइनस 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ b क्या मिला हमको, ml माइनस 1। सिंपल था। तो इसी टाइप के सवाल पूछते हैं, इसी टाइप के सवाल वो लोग देंगे, आपसे पूछेंगे क्या डायमेंशन निकालो, इसी टाइप से। बहुत हार्ड सवाल था ये, इस टाइप का ही, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे इस टाइप में होमोजेनिटी पे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो लोग। तो हम लोग यहाँ तक के लिए तैयार हो चुके हैं, अब रिलेशन डिराइव करना सीख लेते हैं। तो हमारा डायमेंशन एनालिसिस का भी मेन पार्ट खत्म हो जाएगा, जो जो पूछा जा सकता है आपके पेपर में, और हम उतना ही देखना चाहते हैं। चलो, तो अब देखते हैं, क्या एक सवाल लेते हैं और सवाल के साथ समझेंगे इसको, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैं क्या सीख रहा हूँ, हम रिलेशन डिराइव करना सीख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड टॉपिक सीख रहे हैं। तो हमारे पास मान लो है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बोल रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, सर्कल में लगने वाला है ना फोर्स, तो ये डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, और रेडियस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, बहुत आसान है। देखो क्या करो कि हम क्या बोलें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर अल्फा, ठीक है, वेलोसिटी का पावर बीटा, और रेडियस का पावर गामा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखो यार, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं कांस्टेंट k लगा दूं तो m की पावर अल्फा, v की पावर बीटा, r की पावर गामा, है ना। अब दो चीजें इक्वल हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इनके डायमेंशन इक्वल हैं। तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, k का डायमेंशन को जान दो, मास का तो m ही होगा, वेलोसिटी का lt माइनस 1 का पावर बीटा, और इसका l का पावर गामा। तो इस साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, m की पावर अल्फा, l की पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, l की पावर बीटा, t की पावर माइनस बीटा, l की पावर गामा, समझ रहे हो। m की पावर अल्फा, ये देखो l से मैं a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है a की पावर m प्लस n, तो क्या हो जाएगा l की पावर बीटा प्लस गामा, और t की पावर माइनस बीटा, और ये किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है mlt माइनस 2 के। तो अब क्या होना चाहिए, मास लेंथ और टाइम की पावर सेम होनी चाहिए दोनों साइड में, तभी तो इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब कि यहाँ मास का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 किसके इक्वल है, अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, सिंपल था, 1 सेकंड में आ गया। उसके अलावा l देखो, l का क्या है, पावर यहाँ पे 1 है, और इधर क्या है भाई बीटा प्लस
गामा, रुक जाओ वेट करो, आगे देखो, टी का क्या है -2 किसके इक्वल होगा, इसका पावर कितना है माइनस बीटा, तो यहाँ से माइनस माइनस कटेगा, बीटा की वैल्यू क्या मिली 2 मिली, तो बीटा की जगह 2 पुट करो तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस गामा, गामा का वैल्यू क्या मिला -1, समझ में आया कि नहीं, तो अल्फा मिला 1, बीटा मिला 2, गामा मिला -1, तो इसका मतलब क्या करें अब यहाँ पे फोर्स वाले एक्सप्रेशन में पुट कर डालो, तो F इज इक्वल टू के मास की पावर अल्फा कितना है 111, ठीक है, और वेलोसिटी का पावर कितना है भाई 2, और रेडियस r का पावर क्या है -1, तो r का पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं के mv²/r, समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स का, हम लोग नहीं पढ़े अभी बट होता है mv²/r होता है, आता है उसमें, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू जब आएगा डेरिवेशन तो देखना, तुम लोगों को मज़ा तभी आएगा ना, अभी डायरेक्ट बता दूंगा तो क्या मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन हम F इज इक्वल टू mv²/r है, ठीक। तो अब अगर मैं कोई भी एक चीज़ बताऊं, कुछ भी क्वेश्चन दूं आपको, मैं बोलूं कोई भी डायमेंशन, मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो इस पे सवाल। तो एक और देखते हैं, और सवाल क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, ध्यान से सुनना, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा का पावर अल्फा लिख लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर रो का पावर बीटा लिख लिए, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो जी का पावर गामा लिख लिए, डिड्यूस द डायमेंशन या डिड्यूस द फॉर्मूला, तो क्या है भाई, कुछ नहीं है, कर लो, v को लिख लो के लैम्डा की पावर अल्फा, रो की पावर बीटा और g की पावर गामा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यूनिट लेंथ का, डायमेंशन क्या होगा l, रो क्या है डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास का क्या होगा m, वॉल्यूम का क्या होगा L3, तो ml-3, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट यही है ना, तो LT-2, सिंपल, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या कि अब हम लोग किसी भी चीज की कंडीशंस हमको दी हो तो हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब देखो मैं ना एक और चीज सिखा देता हूं कि अगर मेरे को किसी भी चीज का यूनिट पूछ दे, मान लो कोई भी चीज का यूनिट पूछ दे, तो क्या करो पता है, अगर तुमको उसके जनरल यूनिट्स नहीं याद आ रहे हैं ना, तो एक काम कर सकते हो, क्या, देखो फोर्स का, देखो जैसे फोर्स का यूनिट पूछा है, अभी याद है न्यूटन, मान लो भूल गए, तो क्या है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से इसको मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, मास इंटू डिवाइड बाई टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ से हम लोग क्या लाए थे mlt-2, है ना, तो m क्या होता है, देखो अब ये फोर्स का डायमेंशन से यूनिट कैसे निकालोगे, भाई, मास का क्या होता है kg, लेंथ का क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे t-2 है ना, इसलिए पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं क्या, मेरे पास अगर किसी चीज का डायमेंशन नोन है तो मैं उसके यूनिट को भी लिख सकता हूँ। दिमाग में थोड़ा बहुत चीजें याद होनी चाहिए, जैसे न्यूटन जो है ना वो फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए कि न्यूटन जो है mlt-2 है। तो कई बार फॉर्मूला इस टाइप से भी पूछेगा कि वो ना न्यूटन में आंसर मांगेगा आपको यूनिट का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन में इतने पार्ट को मुझे अलग करके न्यूटन बना देना है और बाकी जो हो उसको इसी मेथड से लिखना है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, और कुछ हमको डायमेंशन में अब नहीं देखना है, और बस केवल सवाल प्रैक्टिस करने हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरर देखेंगे और फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एरर शुरू करने से पहले एक चीज और देखो कि सिग्निफिकेंट फिगर, क्या सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो ये केमिस्ट्री में भी है इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल में इसको नहीं लूँगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है पता है, ये जैसे कोई भी चीज़ मेज़र करके लेके आते हो ना,
तो उसमें तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं, डेसिमल के पहले भी होती हैं, डेसिमल के बाद भी होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये वो डिजिट्स है ना मेजर्ड क्वांटिटी में जो कि आपको गारंटी के साथ मालूम है, मतलब रिलायबली नोन है आपको, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, कंफर्म है, ठीक है। कई बार क्या होता है 5.00 लिख देते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं होता ना, गारंटी बस इसका है। इसलिए 00 की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो 001 हो सकता है वो 0001 हो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये इसके अलावा ये इस टाइप का भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों की गारंटी है भाई साहब। क्यों गारंटी है? क्योंकि ये पाने के बाद ही इसको पाए हो तुम, ठीक। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बस यही बताता है कि आप जो मेजर्ड वैल्यू लेके आए हो उसमें कौन कौन सा डिजिट आपको रिलायबली नोन है, किस पे आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि हाँ भाई ये यही होता है, ठीक है। इसके रूल्स पे नहीं जा रहे हैं हम लोग सीधा चलते हैं अब एरर की तरफ। एरर निकालना सीखते हैं हम। तो एरर निकालने से पहले दो चीज़ें जानो कि भाई एरर पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा दिमाग में आना भी तो चाहिए ना यार। तो सबसे पहले क्या है, दो चीज़ें देखो, इसको हटाते हैं और देखते हैं क्या, देखते हैं एक्यूरेसी, और एक और देखो प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेट मतलब समझते हो क्या? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कोई डिफरेंस है? एक्यूरेट है। तो प्रिसीजन क्या होता है फिर? अंदाज है। मतलब कि ट्रू वैल्यू पे कितना पास है। हाँ मैं ज़्यादा एक्यूरेट। इसका एक्यूरेसी क्या? हाँ बोलो। वो आपस में कितने मतलब जितने भी निकाल रहे हैं। देखो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी है ना कि आप एक्यूरेट कब ज़्यादा होगे, जब आप मेजर्ड वैल्यू, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के एकदम पास रहेगी। 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, आप एग्जैक्ट वो वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू के कितना पास आप हो। प्रिसीजन क्या होता है ना, प्रिसीजन आपको बताता है कि आप किस बेसिक्स से मेज़र कर रहे हो, मतलब आप कितना छोटा मेज़र कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल सोचो, मैंने आपको वो स्टार्टिंग में बताया नहीं था 15 सेंटीमीटर का, फिर एक आदमी में मेज़र किया उसको 14.95, फिर एक आदमी मेज़र किया 14.946। तो अब देखो ये आदमी भी एक्यूरेट है, ये भी है, ये भी है, तीनों एक्यूरेट है क्योंकि सब हम जो ट्रू वैल्यू मान रहे हैं 15 उसके आसपास हैं। बट प्रिसाइज कौन है पता है? सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब का लीस्ट काउंट क्या है, ये सबसे छोटी चीज़ क्या मेज़र कर सकते हैं? 0.001। समझ में आई बात? और ये वाले क्या मेज़र कर सकते हैं? 0.01। और ये इनका लिस्ट काउंट 1 है भाई, पॉइंट में जा ही नहीं रहे हैं। समझ में आई बात? तो जो जितना छोटा लिस्ट काउंट लेके मेजर करेगा वो उतना प्रिसाइज होगा, और जो आदमी जितना पास होगा ट्रू वैल्यू के वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में है डिफरेंस, ठीक है। हम ट्रू वैल्यू हमारे पास है क्या? मैंने ट्रू वैल्यू बताई नहीं ना, 15 है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, ट्रू वैल्यू डिसाइड कैसे करते हो पता है? जैसे कोई चीज़ मेज़र करना है, उसका ट्रू वैल्यू क्या डिसाइड करना है। मान लो ये स्केल है ना, इसको कम से कम 50 मान लो, ऐसा मतलब कम से कम नहीं, कितने भी इसके मेज़रमेंट आप कर सकते हो। तो इसमें आप कई सारे n नंबर ऑफ मेज़रमेंट करोगे और उसका फिर एवरेज ले लोगे, उसका फिर एवरेज ले लो। मान लो मैंने इसके 10 मेज़रमेंट किए और 10 बार मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यू सही, इनको मैं 10 से डिवाइड कर, तो जो मुझे मिलेगा ना ये मेरा ट्रू वैल्यू का काम करेगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऐसा कहीं गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता। मान लेते हैं अगर इस केस में ट्रू वैल्यू 15 था, तो फिर इन सब में से एक्यूरेट तो 14.9। हाँ इतना डिफरेंस आता नहीं है ना असलियत में। असलियत में ये 99 से शुरू होता और ये 999 कुछ आएगा,
इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। जो आदमी प्रिसाइज होगा ना वो एक्यूरेट भी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जो आदमी प्रिसाइज होगा ना वो एक्यूरेट भी होगा। तो अगर इनके एवरेज लोगे ना तो ट्रू वैल्यू इसी के आसपास आने वाली है, ठीक। आगे बढ़ें तो आगे शुरू करते हैं एरर। तो एरर क्या होता है, देखो एक तो ट्रू वैल्यू होगी, एक आपने मेजर किया होगा, और हो सकता है आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो, ज़्यादा हो, दोनों पॉसिबल है। सेम आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप प्रिसीजन बढ़ाओगे तो सेम नहीं आएगा, अगर आप एक्यूरेसी की तरफ जाओगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो एरर क्या होगा, एक आपका ट्रू वैल्यू होगा, क्या होगा, ट्रू वैल्यू, और एक आपका मेजर्ड वैल्यू होगा, क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। तो एरर क्या होगा, हाँ अभी टाइप्स ऑफ एरर में देखेंगे। तो एरर होता क्या है, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आपने मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा की, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा मेज़र किया तो आपका एरर नेगेटिव आएगा, और अगर आपने उससे कम मेज़र किया तो आपका एरर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं एरर के। एक होता है कांस्टेंट एरर, जो आते ही आते हैं, मतलब वो एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक केजी का बांट यो सीन, तो बांट जो है, बांट यो नो तौलने के लिए जो 1 केजी का यूज़ करते हैं सब्जी वाले, तो वो अगर मान लो छोटा सा टूट गया है वो, और टूट के मान लो 50 ग्राम गिर गया है कहीं, तो अब उस बांट से तुम जितने बार भी मेज़र कर लो हमेशा 50 ग्राम कम मेज़र होगा। तो ये कांस्टेंट एरर है, ये फिक्स हो चुका है कि वो उतनी एरर आना है, चाहे आप कोई सा भी बार जाके मेजरमेंट करो। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा जो एरर का टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो ये ना या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। इसमें ना कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, मतलब कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ खराबी हो जाए। अब बाट का टूट जाना इंस्ट्रूमेंट की खराबी ही तो है। अब स्केल मान लो, ये स्केल है, यहाँ से टूट गया, ये भी तो एरर है ना भाई। स्केल का मेजर्ड वैल्यू नहीं है अपने पास, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर पाओगे, उसमें भी खराबी है, ठीक है। दूसरा जो होता है ना, ये इम्परफेक्शन होता है। क्यों कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ही नहीं मालूम है, एग्जैक्ट करते कैसे वही मालूम नहीं है, आपको ब्यूरेट को ऐसे सीधा रखना था, आपने एंगल पे रख लिया। आपको पिपेट में जो होता है लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस देख के भरना होता है, आपको पता ही नहीं था, आप तो पिपेट को ऊपर तक एकदम मस्त भरे और फिर डाल दिए, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से आने वाला एरर होगा। इसके बाद कुछ एरर होते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, वो हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। हम लोग क्या है बहुत आलसी होते हैं ना, तो हम लोग कई बार ध्यान से नहीं करते हैं, तो ये एरर आ जाता है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से भी एरर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ मेज़र कर रहा हूँ और ये मुझे अभी 30 सेंटीमीटर दिखा रहा है, इसको मैंने जाके अंटार्कटिका में मेज़र किया, बर्फ़ पड़ रही है, ठंडा है, एकदम काँप रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये आयरन है, मतलब आयरन मान लो जो भी है, ये क्या है, स्टील है शायद, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। वहाँ मेज़र किए 29 सेंटीमीटर आया। फिर हम लोग चले गए सहारा डेजर्ट में, वहाँ ये एक्सपैंड हो गया, वहाँ ये 31 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आई बात। तो ये तो हम तो नहीं बदल रहे थे ना कुछ, ये तो वहाँ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बदल रहा था ना। तो इसका मतलब क्या, ये एरर क्यों आया, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। फिर उसके बाद कुछ होते हैं रैंडम एरर, जो कि आई जाते हैं, मतलब इनका ना भगवान भी नहीं जानता, मतलब भगवान हो सकता है जानते हो, मेरे को आइडिया नहीं है, बट हमारे हिसाब से कि कोई नहीं जानता, ये आ जाते हैं अचानक से, मैं बता नहीं सकता, मैं इसको ख़त्म भी नहीं कर सकता। समझ में आई बात, ये आएगा, अपने आप आएगा, कब आएगा, किधर से आएगा, अपने को नहीं मालूम इसके बारे में। इसके बाद होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर तुम कितनी बार अभी देख ही लिया ना, कि अगर आप लीस्ट काउंट जितना छोटा रखोगे उतना आप एक्यूरेट रहोगे, उतना आप प्रिसाइज भी रहोगे। तो अगर लिस्ट काउंट आपने बड़ा रखा हुआ है तो मेजरमेंट करोगे ना तो एरर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर या फिर इसको बोला जाए मिस्टेक। ये क्यों होगा,
ग्रॉस एरर है, मतलब मिस्टेक है, ये हमने जानबूझ के गलती की है। डालना था KMnO4, हमने डाल दिया पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ भी डाल दिया, तो एरर तो आएगा उसकी वजह से, जो रिएक्शन होना था वो नहीं होगा। मतलब हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, हम इंसान हैं। हम अब एरर निकालना सीखेंगे, अब हम एरर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है कि मान लो मैंने n वैल्यूज़ को मेज़र किया, A1 A2 ऐसे करते करते AN, ये n वैल्यूज़ मेज़र किया, तो मुझे जब मीन निकालना है अगर इनका, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या कि A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आती है ना, इसी को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ट्रू वैल्यू। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करते हो ना, तो ये जो एरर आता है ना, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। कौन सा एरर होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और टाइप है एरर का, जो कि है रिलेटिव एरर, जो कि है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, तो इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट एरर को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एब्सोल्यूट एरर को ना ये से, इससे यूज़ करते हैं, डेल्टा है, दोनों डेल्टा है बट है, ठीक। तो ये जो डेल्टा है ना, ये क्या होता है पता है? ये होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे आएगा, वेट करो थोड़ा सा। अब देखो अगला है अपना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? डेल्टा ए को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो परसेंटेज एरर मिल जाता है। बात समझ में आई? तो ये इतने टाइप के एरर आप लोग निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो दो क्वांटिटीज मान लो ले लेते हैं, चलो। एक क्वांटिटी है मान लो A, जिसमें एरर है A प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरी क्वांटिटी है B, जिसमें एरर है B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। तो अगर मुझे एक तीसरी क्वांटिटी दी हो C, जो कि हो A प्लस B, तो इसका एरर कितना होगा भाई? तो ये क्या होगा? A प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? C A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा B। तो ये A प्लस B क्या है मेरा? C है, C प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा B। बात समझ में आई कि नहीं? तो एडिशन में हुआ क्या? एडिशन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो गया। अच्छा, अब चलो सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। अगर मान लो मेरा था D, जो कि है A माइनस B, तो क्या होता है? A प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो तुम लोग क्या बोलना चाहते हो? देखो जरा, तो मैं क्यों बोला ऐसा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। एक चीज में एरर है, दूसरी चीज में भी एरर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एरर घट थोड़ी ना जाएगा यार, एरर तो और बढ़ेगा ही ना। एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर बढ़ता है, ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका? एरर का, ठीक है। तो अगला क्या करना है हमको? मल्टीप्लिकेशन देखना है, मतलब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हुई हैं तो उनके साथ एरर कैसा होगा, ठीक है। तो तीसरा अगला लेते हैं। अगला क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन है। मान लो ई क्या है? मान लो A इंटू बी। ई क्या है? A इंटू बी, ठीक है। इसका मैं प्रूफ नहीं करूँगा, ठीक। होता क्या पता है? तो यहाँ पे जब जो चीज़ें प्रोडक्ट होती है ना, तो इनका रिलेटिव एरर ऐड होता है। क्या होता है? रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो डेल्टा ई बाई ई जो होता है ना, वो क्या होता? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसीलिए रिलेटिव एरर का यूज़ होता है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट करते हो तो रिलेटिव एरर ऐड होता है। अब देखो एक चीज़ और इसमें कर लो, डेल्टा बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये क्या है भाई? ये परसेंटेज एरर ही नहीं है। ये क्या होगा? परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज एरर दिया होगा ना तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, रिलेटिव एरर दिया होगा तो उसको ऐड करना है, और अगर नहीं दिया होगा तो रिलेटिव एरर निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एरर का रेशियो विथ ट्रू वैल्यू। क्लियर? चलो, तो अब इसके बाद देखते हैं डिवीजन। प्रोडक्ट हो गया तो डिवीजन देखो, होगा सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दो क्वांटिटीज है मान लो, अब मान लो सी है यहाँ पे a डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी रिलेटिव एरर ही ऐड होता है। जिसको भी इसका प्रूफ जानना हो वो रेगुलर क्लास में देखे, क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग जो देख सकते हैं वो मान लो है कि a की पावर n में कितना एरर होगा। मान लो a की पावर n में कितना एरर होगा, तो ये भी यहाँ पे देखो डेल्टा डी बाई डी जो होता है वो हो जाता है n डेल्टा a बाई a। ठीक है, n डेल्टा a बाई a, मतलब पावर जो है वो रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाती है बस। ठीक, तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट जनरलाइज किया जाए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर, तो हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट का तो कोई वैसे भी नहीं पूछता। करना क्या है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना है, वो तो फालतू चीज़ है। लेकिन जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? समथिंग कॉम्प्लेक्स। समथिंग कॉम्प्लेक्स, तो मान लो z क्या है, a की पावर a, b की पावर b डिवाइडेड बाई c की पावर c। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, आंखें खोलो और देखो, तो क्या लिखोगे? डेल्टा जेड बाई जेड क्या होगा? देखो a का पावर कितना है? a, तो a डेल्टा a बाई a प्लस b डेल्टा b बाई b प्लस c डेल्टा c बाई c। बड़े आराम से रिलेटिव एरर को ऐड करना है और उसके पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। सिंपल है, हो जाएगा ना। अधिकतर सवाल इस पे पूछता है, इस टाइप का। थोड़ा बहुत रिलेटिव एरर भी पूछ देता है, टेंशन नहीं है, बन जाएगा, आराम से बनेगा अगर थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के सवाल को पढ़ोगे तो, और प्लस माइनस करने में गलती नहीं करोगे तो। ठीक है, अब इसी सवाल में ये जो है ये वाला, इसमें अगर परसेंटेज भी दिया होता अगर मान लो, तो क्या करते? सब में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन जेड क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी, और सारे के परसेंटेज एरर को उनके पावर से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। क्लियर? चलो एक सवाल करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में निकालना आई थिंक 10th क्लास में सिखाया गया होगा, तो उसी पे मैं सवाल देना चाहता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। हमको क्या करना है कि सीरीज और पैरेलल दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो एरर आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो R1 की जो वैल्यू हमको दी हुई है, तो R1 हमको दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, और R2 जो दिया हुआ है वो है 16 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, तो अब इसका सीरीज़ निकालना तो बहुत ही आसान है भाई, कि सीरीज़ में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगा देते हैं, ये R1 होता है, ये R2 होता है, R सीरीज़ क्या होता है R1 प्लस R2, तो एडिशन में तो भाई एरर भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट एरर 0.5 दोनों में है, R1 और R2 में। ठीक है, तो सीरीज़ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20, और एरर इन सीरीज रेजिस्टेंस डेल्टा आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2।
तो R1 में कितना है 0.5, R2 में कितना है 0.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब क्या है कि RS को तुम क्या लिख सकते हो, RS जो कितना होगा 20 ± 1 ओम। समझ में आई बात। अब पैरेलल का करते हैं चलो। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास ऐसे दो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जैसे भी तुमको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा R2 है। ठीक, अब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है ना 1/R इक्विवेलेंट या RP, वो क्या होता है 1/R1 + 1/R2। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बताया था पहले कि R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 से निकाल लेते हैं। तो R1 कितना है 4, R2 कितना है 16 और 4 + 16। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। उससे पहले इसको बाद में सॉल्व करना, पहले मैं एरर भी बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन बैठ के आराम से कर सकते हो तुम लोग। तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो है अपना 1/R1 + 1/R2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या किया जाए। तो देखो इसमें हम लोग अगर सोचें यहाँ से एरर निकालेंगे ना, तो इसको RS लेंगे। ये R1 + R2 क्या है RS है ना। और उस तरीके से जब निकालोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करता है। कॉन्सेप्चुअली सही लग रहा है बट इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है ना कि हमको एक फार्मूला रटना पड़ता है जिसका डेरिवेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का आइडिया है हमको। तो क्या करते हैं देखो कि हम ना दोनों इस पूरे इक्वेशन में डेल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। अब ये डेल्टा को ना मैं डी लिख सकता हूँ, मतलब जो ये डेल्टा है ना इसको मैं डेल ऑपरेटर में चेंज कर सकता हूँ। डेल ऑपरेटर क्या है, ये ना डिफ्रेंशिएशन ही है, बस ये जो ऑपरेटर है ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करता है। मतलब ये जिस चीज़ पे डिफ्रेंशिएट करेगा ना उसको उसी के टर्म्स में करेगा। मतलब अगर R इक्विवेलेंट को करेगा तो R इक्विवेलेंट के टर्म्स में करेगा, R1 करेगा तो R1 के टर्म में, R2 करेगा तो R2 के टर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना डेल से रिप्लेस कर रहा हूँ, del/R1 + del/R2। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तभी तो हमको कुछ एरर मिल पाएगा, तभी तो ऊपर del R आना चाहिए ना। इस टाइप से दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर चेंज आना चाहिए और नीचे वैल्यू, तभी तो हम इसका एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में देखना ध्यान से कि हम लोग ना इसमें ऊपर नीचे del R EQ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या चीज़, del R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो del R इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लाई क्या किए del R इक्विवेलेंट, और नीचे मल्टीप्लाई क्या किए इनटू del R। अच्छा नीचे तो del था ही नहीं ना, हमने मल्टीप्लाई किया है ना, del R इक्विवेलेंट इनटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर नीचे। अब यहाँ del/R1 में भी सेम काम करो। तो del/R1 हमारे पास है तो इनटू del R1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो del R1। ठीक है। इसी तरीके से क्या लिख सकते हो, del बाई क्या है R2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो del R2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो del R2। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कि ये जो del/del R इक्विवेलेंट है ये किसका निकाल रहे हो, तो देखो इसको ऐसा लिख लो del/del R इक्विवेलेंट किसका निकालें, 1/R इक्विवेलेंट का, और इसको मल्टीप्लाई रहने दें किससे, del R इक्विवेलेंट से। तो इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ नहीं किया, इसको बस अरेंज कर दिया। अब इसको तो अलग रख देते हैं ना, ये ऐसा इसलिए अरेंज कर रहे हैं देखो कि del/del x, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इस फॉर्मूले में आ चुका है। अब del/del x
ऑफ 1/x, और इसका हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन करना कि इसको क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स की पावर -1 और फिर एन एक्स की पावर n-1 से क्या आएगा अपना -1/x², ये आता था। तो इसका मतलब मैं इसी डिफ्रेंशिएशन को डायरेक्ट यूज़ करके अपना आंसर लिख लूँ ना, क्योंकि इसको करने में टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 1/r इक्वलेंट का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और डेल आर इक्वलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला -1/r1 का स्क्वायर डेल r1 प्लस -1/r2 का स्क्वायर डेल r2। अब दोनों साइड, तीनों साइड जहाँ भी है सब जगह से माइनस ख़त्म, तो हमको क्या मिला, डेल। अब देखो जितने जगह पे डेल है ना उसको वापस से डेल्टा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट का स्क्वायर, डेल आर इक्वलेंट डिवाइड बाई आर इक्वलेंट का स्क्वायर क्या आएगा, डेल r1/r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2/r2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और यही वो फॉर्मूला है जिसको यूज़ किया जाता है डेल आर इक्वलेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से डेल आर इक्वलेंट तुम्हारा क्या हो गया भाई, तो आर इक्वलेंट का स्क्वायर इंटू डेल r1/r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2/r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आई थिंक सारी वैल्यूज हमारे पास है। आर इक्वलेंट निकाला जा सकता है, यहाँ हमने निकाला है, इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा, ये आएगा 3.2 ओम। तो आर इक्वलेंट की जगह 3.2 यूज़ करोगे। डेल्टा R1 कितना है 0.5, R1 कितना है 4, डेल्टा R2 कितना है 0.5 और R2 कितना है 16। तो इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करके देखो, आंसर आ जाएगा जो तुमको चाहिए, ठीक है। करो जल्दी सॉल्व करो। आर इक्वलेंट कितना आया 3.2 का स्क्वायर और इंटू 0.5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आया, जल्दी कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 0.34, ठीक है। तो ये क्या है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया, डेल्टा आर इक्विवेलेंट मतलब एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो एब्सोल्यूट एरर आया है वर्ड कितना है, इतना। अब इससे इसका रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। क्या करते हैं रिलेटिव एरर के लिए, डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है 0.34, डिवाइड करेंगे इसको 3.2 से और आंसर निकाल लेंगे। फिर जो भी आएगा इसको परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे भाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लोगे। बात समझ में आई कि नहीं। ये वाली वैल्यू आएगी 0.1062 लिख लो, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से लिख पाओ 10.62%। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में 10% का क्या होगा, एरर आएगा। और सीरीज का भी निकाला जा सकता है, सीरीज का भी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। वो तो और आसान हो गया ना, उसमें क्या करना था एक बार उसको भी मैं बता देता हूँ। इधर कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज का क्या आया था, RS की वैल्यू मेरे हिसाब से आई होगी 16 4 20 20 प्लस माइनस 1 ओम। इसका अब एरर इन RS सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, डेल्टा RS डिवाइडेड बाई RS मतलब 1/20 और परसेंटेज एरर इन
RS कितना आएगा, तो भाई 1/20 इंटू 100 मतलब 5%। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस में 5% का एरर है, लेकिन पैरेलल रेजिस्टेंस में 10% का एरर आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इस पे जितने भी सवाल तुमको मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, सॉल्व करो। सारे में यही बेसिक यूज़ होने वाला है, एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं करना है। रेजिस्टेंस का ये जो डेरिवेशन किया ना, ये जनरल है। अगर इसमें 3 रेजिस्टेंस भी होता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, डेल्टा R3/R3 का स्क्वायर। 4 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज़्यादा कभी पूछता भी नहीं है। और वैसे मैंने तो अभी तक 2 ही नहीं देखे कभी सवालों में। इतना मतलब ये फॉर्मूला तुमको याद रहेगा ना, तुम 1 सेकेंड में बना लोगे। तुमको ये ध्यान में रखना है। ये डेरिवेशन तो मैंने इसलिए बताया कि समझ जाओ भाई क्या हुआ है, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता ना, तो दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती।